हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। आज हमने कल क्या पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और कुछ क्वेश्चन थे उसको भी सॉल्व करने थे, वो पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक कारक, धरातल के रूप बदलने के आंतरिक कारक क्या होते हैं, फिर बाह्य कारक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए देखते हैं। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं पर्वत और कहीं पठार, कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसा होता होगा, क्या आपने कभी सोचा है? आइए जानें। स्थलखंड अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित हैं। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ सेंटीमीटर होती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इतने धीमे घूमते हैं जिसे हमको पता भी नहीं चलता। वो हमेशा घूमते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। कुछ सेंटीमीटर होती हैं, वो भी वार्षिक गति, पूरी वार्षिक गति की बात कर रहा है। कुछ सेंटीमीटर होती हैं। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन क्या कहते हैं? जो प्लेट जो अपनी जगह से हिलता है, घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं? ये नाम इम्पॉर्टेंट है। उसे क्या कहते हैं? विवर्तनिक संचलन कहते हैं। और यहाँ पे इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की सतह, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होने का क्या कारण है, तो आप ऑप्शन में ये रहे तो आप लगा सकते हैं विवर्तनिक संचलन। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। जाहिर सी बात है, समझिए इसको। जब दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटी, अक्सर हम ये देखते हैं ना कि भ्रंश घाटी के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो ऐसे ही होता है। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तथा वहाँ पर धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है, अच्छा, धरातल पर हुआ तो क्या हुआ? जब दो प्लेटें दूर हुई, जब दो प्लेटें धरातल पर दूर हुई तो क्या हुआ कि वहाँ पे भ्रंश घाटी बन गई, ठीक, भ्रंश पर्वत बने। लेकिन अगर यही चीज़ समुद्र में होगा तो क्या होगा? तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। उदाहरण यह है कि मध्य अटलांटिक कटक। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो जब अभी तक दूर गई तो क्या हुआ था? जब दो प्लेटें दूर गईं ऐसे और ऐसे दूर गई तो क्या हुआ? भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। क्या हुआ? भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, ठीक, या भ्रंश पर्वत का निर्माण हुआ या भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। और जब वही चीज़ सागर में हुआ तो क्या होता है कि लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। अगर हम ये कहें कि जब एक दूसरे के करीब आती हैं तब क्या होगा? जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी तो क्या होगा? यहाँ पे ये है, फिर इधर से ये भी इसी पे आ जाए, ऐसे आ जाए, तब क्या होगा? तो करीब आती है तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि इधर से एक प्लेट खिसकती हुई आ रही है, इधर से एक प्लेट खिसकती हुई आ रही है, दोनों आपस में टकराएंगी, दोनों ऊपर की तरफ उठेंगी, तो इसे क्या कहेंगे? मोड़दार पर्वत कहेंगे। और मोड़दार पर्वत, इससे 3 क्वेश्चन देखिए अगर यहीं पे कि आप इसको समझ सकते हैं कि पहली बात तो भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है जब दो प्लेटें दूर होती हैं, और महासागरीय कट का निर्माण कैसे होता है जब
समुद्र में प्लेटें दूर होती हैं। और जब हम ये कहेंगे जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी मतलब सेम वही गति जो ऊपर जैसे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था, वही गति अगर समुद्र के नीचे हुई तो महासागरीय कटक का निर्माण होगा। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा भी हिमालय। अच्छा, हिमालय क्या लगता है कि हिमालय किस तरीके से निर्माण हुआ होगा? भ्रंश घाटी का उदाहरण होगा या मोड़दार पर्वत होगा? अगर मोड़दार पर्वत होगा तो प्लेटें, आप सोचिए अगर मोड़दार पर्वत होगा तो अगर सोचिए आप कि मोड़दार यदि पर्वत होगा तो प्लेटें आपस में दूर से करीब आई होंगी या करीब से दूर गई होंगी, क्या हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है कि हिमालय जो है इसमें क्या हुआ था कि प्लेटें करीब से दूर से करीब आई थी और यहाँ पे ऐसे ऊंचाई पे ऐसे ऊंचा होता चला गया। तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत दो प्लेटें जब करीब आई तब हिमालय का निर्माण हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं जब प्लेटों की गति, यह गति समुद्र के नीचे होती है। अभी तक क्या था कि जब प्लेटों की गति एक दूसरे से दूर जा रही थी, प्लेटें धरातल पर अगर दूर जा रही थी तो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। जब समुद्र में दूर जा रही थी तो महासागरीय कटक का निर्माण हुआ। जब धरातल पर करीब आ रही थी दो प्लेटें तब क्या हुआ? तब मोड़दार पर्वत बने। अब फिर यही काम मतलब दो प्लेटें अगर नज़दीक महासागर में आएंगी तो क्या होगा? तब महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मोरियाना गर्त इसी प्रकार से बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों से घटित होती हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक आंतरिक भाग है, एक बाह्य भाग है। ये देखिए इंडोगेनिक फोर्स, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। हो सकता है कि यही हिंदी में लिख कर पूछ ले और आंतरिक बल ना पूछे। तो आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल क्या होता है हम इस पे देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं उन्हें आंतरिक बल कहा जाता है। ऐसे बल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आकस्मिक जब होता है, एक दीर्घकालिक बल होता है। ठीक, एक आकस्मिक हुआ, एक दीर्घकालिक हुआ। दीर्घकालिक जब वलन होता है ना, वलन वो दीर्घकालिक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लंबा समय लगता है। भ्रंशन ये सब आंतरिक बल तो हैं, अंदर से तो बल मिल रहा है लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और आकस्मिक ज्वालामुखी जैसे हुआ और भूकंप हुआ, ये सब क्या होती है? आकस्मिक होता है। दीर्घकालिक बल, इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। मतलब ये इतने धीमी गति से होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब ये परिवर्तन हुआ, आभास ही नहीं होता है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है। जैसे महाद्वीप पर्वत पर जो भी महाद्वीप बने हैं, पर्वत पठार ये सब चीज़ें बनी हैं, ये इसी के अंतर्गत आती है, दीर्घकालिक के अंतर्गत आती है। और कभी पता नहीं चलता है कि पर्वत का, कोई देखा है कि रातों रात कोई पर्वत खड़ा हो गया हो? नहीं, इसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक, पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में, इस समय जो पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप है, इसके आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण, मतलब प्लेट अगर गति ना करते तो ये सब चीज़ें इतना धरातल पर इतना परिवर्तन होता ही नहीं। लेकिन अगर प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। होते हैं कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो पर्वत पठार, जो भ्रंश घाटी, इन सब का जो निर्माण हो रहा है इन्हीं आंतरिक बल के कारण हो रहा है। जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर, सोचिए हर एक वर्ष से 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत अभी भी लगातार ऊंचा हो रहा है। हम एक नज़र में देख लेते हैं इससे क्वेश्चन
कम आने की संभावना रहती है, लेकिन हम एक नज़र में देख लेते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हम लोग आगे ये सब पढ़ चुके हैं। का निर्माण होता है। मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। भ्रंशन हम पढ़ते ना, वलन, भ्रंशन, तो ये सब क्या है? ये चीज़ है जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा हुआ भूभाग भ्रंश घाटी कहलाती है। भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा, ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ये इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिए। आकस्मिक बल, अभी तक क्या हम लोग पढ़ रहे थे? दीर्घकालिक, जिसमें बड़ा लंबा समय लगता है। जैसे पर्वत पठार इन सबको बनते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। ये आंतरिक बल तो है, लेकिन ये दीर्घकालिक है। अब हम देखते हैं आकस्मिक। आकस्मिक मतलब परिवर्तन, प्लेट के हिलने से कौन सी चीज़ें आकस्मिक रूप से घटती हैं, वो हम देखते हैं। क्या है? आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे जाहिर सी बात है, ज्वालामुखी, भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। उससे विनाशकारी तो नहीं होता है, लेकिन ज्वालामुखी और भूकंप जो दीर्घकालिक न होके आकस्मिक है, ये विनाशकारी ज़्यादा होते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का अर्थ है भूपृष्ठ की स्थिति छिद्र या दरार, जिससे होकर भूगर्भ तरल तप्त लावा मतलब बहुत गर्म लावा, गैस, शैलखंड, राख, जलवाष्प आदि निकलते हैं। क्या है? इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा तो हम बताए होंगे। मान लीजिए जैसे ये है, यहाँ पे धरातल पर लिखा है ना कि भूपृष्ठ की स्थिति पर छिद्र से यहाँ से जो दरारें जो पड़ जाती हैं तो बहुत गर्म, जो अंदर बहुत गर्म लावा है, जो बाहर आने के बाद लावा कहलाएगा, अंदर मैग्मा है, वो क्या होता है कि वो जब विस्फोट करता है, जब बाहर आता है, बाहर आ जाता है, इसके साथ लावा, गैस, शैलखंड, राख, जलवाष्प आदि सभी निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का एक संकरी नली द्वारा होता है। ठीक, मान लीजिए ये है ना, तो क्या लिखा है? इन सभी वस्तुओं का, जैसे गैस हुआ, राख हुआ, धुआं हुआ, तो ये ऐसे समझ में आया? यहाँ से ये से बाहर निकलती हैं, ऐसे बाहर निकलेंगी। तो यही का बताया जा रहा है कि आकाश जो है एक संकरी नली द्वारा होता है। बनाए थे अभी कुछ ऐसे, वैसे ही, जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, वीवर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीवर पूछ ले, हो सकता है क्रेटर पूछ ले, तो आपको आना चाहिए कि जो छिद्र होते हैं उसे ही वीवर भी कहेंगे और क्रेटर भी कहेंगे। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, जब हम क्या कहते हैं कि छिद्र को, ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है, जो मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? वीवर या क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब उद्गार शांत हो जाए और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाए तो वही एक झील की तरह लगता है, तो उसे ही क्रेटर झील कहते हैं। कि क्रेटर झील का निर्माण भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार किसका उदाहरण है? इसी प्रकार का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है? जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, दुर्बलता मंडल, मैग्मा उस भाग को तोड़कर निकलने का प्रयास करता है जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकाते समय आप पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है। जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगता है। और कभी कभी रोटी तो छिद्र का इतना बड़ा भाग हो जाता है कि दरार बन जाता है और रोटी का वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव पर्व त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलाते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए पदार्थ जैसे चिंगारी, राख आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं और कई ऊंचाई तक जाकर फिर धरती भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर विखंडित पदार्थ, लावा पदार्थ, राख तथा धूल आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। ये बहुत डीप नहीं पूछता है, हम आपको बहुत जल्दी इसको पढ़ा रहे हैं, बस आप इसको इम्पोर्टेंट जो आए उसको नोट कर लीजिए और पढ़ते चलिए। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक एक्टिव होता है, एक सुप्त ज्वालामुखी होता है। अभी हम एक देखेंगे आगे भी, एक शांत ज्वालामुखी होता है। ये 3 ज्वालामुखी होते हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इतना डीप नहीं आएगा, जो सीटेट के सिलेबस है उसी से पढ़ते हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? इसी कारण स्ट्रोम्बोली नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी है। सुप्त ज्वालामुखी मतलब सुप्त ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है, बस इतना याद रखिए कि सुप्त ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है। सुप्त ज्वालामुखी का अर्थ, जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम होता है, कभी कभार होता है, तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और आप समझेंगे कि भी तब शांत ज्वालामुखी क्या होता है। शांत ज्वालामुखी इस प्रकार की ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं है, मतलब न के बराबर लगता है कि अब इसमें से कभी ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो उसे शांत कहते हैं। और सुप्त किसे कहते हैं? जिसमें कभी हो जाए, कभी कभार हो जाए। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, जैसा कि हम आपको आगे पढ़ाए हैं, बताए हैं। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मोड़दार पर्वत है। अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे से नीचे घुसकर पिघलता है तथा मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम ये देखिए, मानव पर प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। हम भूकंप देखते हैं, भूकंप क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के झटके आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे कि भूकंप कैसा आता है और कितना भयानक होता है। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। क्या परिणाम है? जब स्थल मंडल की जो प्लेट होते हैं वो आपस में जब टकराते हैं या दूर होते हैं तो उसी का परिणाम है कि, और ये विनाशकारी भी हो सकते हैं। स्थल मंडल प्लेट की गति के फलस्वरूप होता है। आंतरिक भाग में हलचल होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी
पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहा गया है। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगे उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। जो उसका केंद्र होता है, जो मुख्य होता है, धरातल है जो होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी आ रही है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं, इन्हें ही सुनामी कहते हैं। बचाव के लिए आप जानते रहिए, लेकिन बचाव नहीं पूछेगा आप लोगों से, लेकिन अगर जानते रहेंगे तो क्वेश्चन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल, भवन एवं तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान में जाएं। भवन से दूर खड़े हो जाएं। इसमें दिया गया है कि आप कैसे कैसे बच सकते हैं, तो इस चीज़ को देख लीजिए। भूकंप से मानव को होने वाली लाभ हानियाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप लोग देखिए, स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं और पृथ्वी की आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास सही से लिया है तो आप इसका आंसर जरूर दे पा रहे होंगे। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है ये भी पता है आपको। जैसे होता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली किन्हीं 2 सावधानियों को लिखिए। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो यानी कि आप क्लास ले रहे हैं, सही से आपको समझ में आ रहा है। और ये देख लीजिए, आप लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी धरातल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके आंतरिक स्थिति को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में वायु को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।